हेलो डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ही सीरियस नोट्स पे स्टार्ट करने वाले बच्चों। इसमें हम लोग बिल्कुल प्रॉब्लम अप्रोच पे चलेंगे, है ना। हमारा जो होगा अप्रोच क्या होगा कि प्रॉब्लम हमारा जो है वो सॉल्व होना चाहिए बच्चों, ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो बहुत सारे बच्चों हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसको उस एंगल से समझेंगे। तो जैसा कि बच्चों हमने वेटेज देखा है ना, मिनिमम मान के चलो 3 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आते हैं और इसमें भी जैसे एक होता है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स होता है, ऑल्दो ये थर्मोडायनेमिक्स ही है, ठीक है, बट एक थर्मोडायनेमिक्स पार्ट होता है और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो क्या है, वो है थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है ना, थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री बच्चों हम लोग इंथैल्पी कैलकुलेशन की बात करते हैं। इंथैल्पी जस्ट एक ओवरव्यू है बच्चों, है ना, इंथैल्पी कैलकुलेशन की बात करते हैं। और इस वाले में हम लोग बात करेंगे बच्चों, जैसे कि फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन आता है ना, फर्स्ट लॉ, इसमें हम लोग बात करेंगे क्यू की, डब्लू की, डेल्टा यू की और डेल्टा एच की, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के जो सेकेंड लॉ आता है बच्चों, सेकेंड लॉ, इसमें हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी की, ठीक है, और इसका जो आगे चला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों गिब्स एनर्जी की, है ना, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं बच्चों, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने बोला है बच्चों कि 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। अगर आप टोटल मार्क्स जोड़ दोगे तो अप्रॉक्स जो होता है बच्चों, अप्रॉक्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, 20 मार्क्स। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो अकेला आपको 20 नंबर दिला सकता है ना। जे एडवांस में सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए बच्चों, सिलेक्शन के लिए आपको कितने चाहिए, सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए करीब 100 से 120 नंबर। अगर 300 का पेपर आता है ना, 300 का पेपर है तो 100 नंबर अगर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100 to 120। अगर 360 है और 300 है, 300 मार्क्स है, अगर 100 मार्क्स कोई बच्चा लाया तो उसकी रैंक है ना, अब रैंक हम बहुत अच्छे तो नहीं बोलेंगे बट वो सेलेक्ट तो जरूर हो जाएगा, है ना। तो सिलेक्शन तो पहला होता है ना बच्चों कि आप सेलेक्ट हो कि नहीं, एलिजिबल हो कि नहीं। आपने 2 साल तैयारी की है और पता चला कि आपका उसमें सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, है ना। तो एक बहुत ही, है ना, वेटेज वाला चैप्टर है बच्चों। अगर इसको आप, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आप इसको बेसिक से अगर इसको समझते हो तब जाके, है ना। तो इतना ज़्यादा वेटेज है ना, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात यह है कि जब आप बीटेक करने जाओगे ना बच्चों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, है ना, किसी भी ब्रांच को आप लोगे ना तो इसको थर्मोडायनेमिक्स आपको फिर से पढ़ना ही पड़ता है। इसीलिए आईआईटी में, है ना, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। इवन नॉट इन आईआईटी, है ना, नीट वाले में भी इसका बहुत ही ज़्यादा, मतलब मिनिमम बिना ऐसा कोई पेपर ही नहीं बनेगा, ठीक है, नीट का या जेई का जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं आते हो। ऐसा कोई पेपर नहीं हो सकता है बच्चों जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं आते हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है ना पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, ये जान लीजिए, है ना। जो अभी हम लोग इंजन की बात करते हैं, ठीक है ना, फ्रीज की बात करते हैं, एसी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के ही प्रिंसिपल यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा कि ये चैप्टर क्या है, है ना, इसका एक ओवरव्यू हमने लिया है। तो हमारा जो मेन इंटेंशन है बच्चों कि हमारा कि क्वेश्चंस बनने चाहिए, ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो आपने इसको पढ़ा तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, क्या क्या इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जैसे होता है बच्चों की फर्स्ट लॉ होता है ना, फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है बच्चों डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू होता है। डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। अब क्यू का बच्चों जो साइन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर क्या होता है बच्चों, हीट क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, ये साइन कन्वेंशन आपको याद रख लेना है, हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और अगर हीट रिलीज होगा तो क्यू का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चों डब्लू होता है ना, डब्लू दो होता है, एक होता है प्रेशर वॉल्यूम होता है और एक होता है नॉन पीवी होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क और नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक होता है इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क
है ना, इसको क्या बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों नॉन मैकेनिकल वर्क, है ना, नॉन मैकेनिकल वर्क। नॉन मैकेनिकल वर्क जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क है, मैग्नेटिक वर्क है, ग्रेविटेशनल वर्क है ना, नॉन मैकेनिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क है, ये सब जो होते हैं वो नॉन मैकेनिकल वर्क होते हैं। ठीक है, तो नॉन मैकेनिकल वर्क में जो सिस्टम होता है ना, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है बच्चों, है ना, इसमें क्या होता है सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहता है चेंज नहीं होता है ना, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन मैकेनिकल वर्क। ठीक है, और जो पीवी वर्क होता है, पीवी वर्क या इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, या इसको एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मैकेनिकल या एक्सपेंशन या कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क तभी होगा बच्चों जब वॉल्यूम में चेंज आएगा, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो वर्क डन पीवी वर्क क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है ना। तो जो डब्लू होता है बच्चों, तो डब्लू क्या होता है डब्लू पीवी होता है प्लस डब्लू नॉन पीवी होता है। ठीक है, अब डब्लू नॉन पीवी हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं जीरो, है ना, एज्यूमिंग एब्सेंट, एज्यूमिंग एब्सेंट, है ना। तो जो डेल्टा यू आप लिखोगे बच्चों क्या लिखोगे क्यू प्लस डब्लू, यहाँ पे डब्लू हम लोग पीवी कंसिडर कर रहे हैं, प्लस जो डब्लू नॉन पीवी है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं बच्चों एब्सेंट, वो नहीं है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा रहेगा बच्चों, अगर कुछ नहीं दिया है तो हमें यही मानना है कि वो ठीक है एब्सेंट है। ठीक, अब जो W होता है बच्चों, है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली जाएंगे तो डी क्यू प्लस क्या लिखेंगे डी डब्ल्यू लिखेंगे, है ना। तो डी डब्ल्यू जो हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस ना एफ डॉट डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों पी एक्सटर्नल, ठीक है, एरिया इंटू, है ना, फोर्स क्या होता है बच्चों प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। ठीक, ये क्या आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाता है डी बी हो जाता है। अब ये जो बच्चों पी एक्सटर्नल होता है ना, हमेशा वर्क तभी होगा जब एक्सटर्नल क्या होगा प्रेशर होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है और यहाँ पे गैस है तो गैस कोई वर्क नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इसको कोई अपोज करने वाला होना चाहिए ना। तो कई बार यहाँ पे पी एक्सटर्नल लिखा रहता है या कई बार यहाँ पे क्या लिखा रहता है पी अपोजिशन इंटू डी वी। क्लियर, तो इस केस में ही तभी यहाँ पे वर्क होगा। ठीक है बच्चों, टी वर्क जीरो हो सकता है बच्चों, डी डब्ल्यू कब जीरो हो सकता है बता सकते हो आप, ये जीरो हो सकता है कब जब पी अपोजिशन क्या हो जाए जीरो हो जाए, या जो डी बी हो जाए ये जीरो हो जाए। डी बी जीरो का मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आइसोकोरिक, है ना, ये क्या हो जाएगा आइसोकोरिक। और पी अपोजिशन जीरो का मतलब है इसको बोल देंगे बच्चों फ्री एक्सपेंशन, है ना, इसको क्या बोल देंगे फ्री एक्सपेंशन। क्लियर बच्चों, तो हम लोग फर्स्ट लॉ पे वापस आते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं पी बी वर्क। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, है ना, ये हमारा आएगा फॉर्मूला बच्चों। ठीक, यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि नॉन पीवी वर्क प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे जैसे है ना मैग्नेटिक वर्क, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल वर्क या ग्रेविटेशनल वर्क, जैसे एम जी एच है तो ये ग्रेविटेशनल वर्क हो गया। ठीक है ना, वैसे मैग्नेटिक वर्क होता है ना क्यू बी भी, है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक वर्क भी होता है। ठीक है, क्यू इंटू भी ये इलेक्ट्रिक वर्क है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलते हैं, तो आप ये चीज़ एब्सेंट मान रहे हो, ये चीज़ क्या मान रहे हो एब्सेंट मान रहे हो। क्लियर, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी या डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू को हमने देख लिया बच्चों, तो डी डब्ल्यू लिखोगे माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्यू पे, है ना, तो क्यू जो लिखते हैं डी क्यू, तो डी क्यू क्या लिखते हैं बच्चों एन सी एम डी टी लिखते हैं। डी क्यू क्या लिखते हैं बच्चों एन सी एम डी टी लिखते हैं ना, डी क्यू जो है वो क्या है एन सी एम डी टी है। एन क्या है मोल है और सी एम क्या है
CM है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक मोल गैस का सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना आप हीट प्रोवाइड करते हो उसको क्या बोलते हो? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। क्या बोलता है ये? एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने में, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड क्लियर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर बच्चों। अब जैसे dq जो होता है इसको बोलते हैं इन एग्जैक्ट वेरिएबल, मतलब ये क्या होता है बच्चों? ये पाथ फंक्शन होता है। उसी तरह जो cm होगा ये भी क्या होगा? पाथ फंक्शन होगा। इसके भी अलग अलग होते हैं, जैसे cvm होता है, cpm होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो ये आइसोकोरिक हो गया, ये आइसोबारिक हो गया। एडियाबेटिक में क्यू क्या हो जाता है बच्चों? जीरो हो जाता है ना। एडियाबेटिक में क्या होगा? क्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो cm क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। cm देखा जाए मैथमेटिकली जो डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, dq अपॉन dt डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं? dq अपॉन dt डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, dq अपॉन dt डिफाइन कर रहे हैं। तो वही अगर एडियाबेटिक होगा तो dq जीरो हो जाएगा, आइसोथर्मल होगा तो dt जीरो होगा। ये तो एडिया में होगा, ये आइसोथर्मल में होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे dt जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो cm की वैल्यू आएगी बच्चों वो ज़ीरो आ जाती है। कब? एडियाबेटिक में। और इन्फिनिटी होगा जब आइसोथर्मल होगा। क्लियर बच्चों। तो हमने थोड़ा सा क्या एक्सप्लोर किया बच्चों? एक वर्क को एक्सप्लोर किया है। ठीक है, अगेन आते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की जगह हम लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल डी वी लिखेंगे। डी क्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? एन सी एम डी टी लिखेंगे। ठीक है। अब कई बार ये जो सी एम होता है ना तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे हम लिखा ना डी क्यू इज इक्वल टू एन सी एम डी टी, ऐसा लिखना चाहिए। तो सी एम क्या हो सकता है? माइट बी क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऐसा हो सकता है। जैसे हमने लिखा है कि सी एम इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी बाई टी स्क्वायर, है ना। तो अगर आपको डी क्यू लिखना है तो क्या लिखोगे बच्चों? एन सी एम डी टी लिखोगे, है ना। यहाँ से एन और यहाँ पे क्या लिखोगे? ए प्लस बी टी प्लस सी बाई टी स्क्वायर। तो आपने टेम्परेचर मान लो T1 से T2 किया। ये एक सिस्टम है, इसमें आपने क्या दिया? क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, है ना, जिससे उसका टेम्परेचर T1 से T2 आ गया। क्लियर। तो कितना हीट चाहिए अगर T1 से T2 करना है तो ये आप निकाल सकते हो। इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो Q की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? एन ए टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 2c अपॉन टी क्यूब आ जाएगा बच्चों। अब इसको T1 से T2 लिमिट रख दोगे। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? एन ए T2 माइनस T1 हो जाएगा प्लस बी बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2c और 1 बाई T1 क्यूब T2 क्यूब माइनस 1 बाई T1 क्यूब, है ना। इसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा है फर्स्ट लॉ को यूज़ करना है। तो फर्स्ट लॉ में जो टर्म है, ठीक है, उसमें उसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे? तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो अब इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बच्चों? यू मस्ट है ना कमेंट इट प्लीज़, है ना। कमेंट करोगे तो मैं जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे। ठीक है।